हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भारती ताम्रकार और हम लोग पढ़ रहे थे उपसहसंयोजी यौगिकों का रसायन जो क्लास 12th में है। और उसी का आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर CFT कहा जाता है शॉर्ट में। इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है वो आप लोग को टफ़ लगता है, कठिन लगता है, लेकिन मैंने इसको इतने क्लियरली 5 पॉइंट्स में शॉर्ट में लिखा हुआ है। मतलब जो चीज़ हमको एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़रूरी है उतने ही पॉइंट्स लिखे हैं और उसी का हम लोग डायग्राम बना के भी देखेंगे, तो आप लोग को ये जो थ्योरी है वो बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं क्योंकि उसी को आपको नोट्स बनाना है। क्योंकि जब मैं बुक देखती हूँ तो उसमें से ऐसा लगता है बुक देख के कि मैं उससे कुछ आपको पढ़ा ही नहीं सकती, मतलब बहुत डिटेल में लिखा होता है ना। और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कि हमको कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा पॉइंट छोड़ना है। तो इसलिए मैं बोर्ड पे आप लोग के लिए 5 जो इजी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखी हूँ, तो आप लोग एग्ज़ाम में ये सारा लिख सकते हो और उसके बाद हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT कहते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था। तो जब भी हम लोग कोई थ्योरी पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी निकलती है, तभी हम लोग नई थ्योरी में पहुंचते हैं, है ना। तो जो संयोजकता बंध सिद्धांत था उसमें भी कुछ कमियां निकली कि जो हमारे साइंटिस्ट थे निहोल्म और गिलेस्पी, उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि कौन से लिगेंड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन से कम है, उनका एक पूरा सीरीज़ नहीं बताया। तो वो जो सीरीज़ है जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं, है ना, कौन प्रबल लिगेंड है कौन दुर्बल है, इसके बारे में हम लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पता चलेगा, है ना। और बहुत सारे अणुओं की व्याख्या नहीं कर पाया कौन, संयोजकता बंध सिद्धांत, ना ही उनके स्थायित्व के बारे में बता पाया कि कौन स्थायी है और कौन नहीं है। तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास कौन सा थ्योरी आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो देखो हमारा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसका उपयोग अष्टफल की संकुलों की ज्यामिति के लिए करते हैं जिसमें कि धातु आयन 6 लिगेंड से जुड़ा होता है ना। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ा है कि अष्टफल की किसको बोलते हैं। कल ही जो VBT की क्लास हुई थी वहाँ पर मैंने बताया था कि अष्टफल की मतलब वहाँ पर कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अष्टफल की संकुलों की ज्यामिति के लिए है, जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बीच में हम लोग जानते हैं यहाँ पर होता है धातु आयन और इससे इस तरीके से 6 लिगेंड जो है वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में डिस्कस करता है कौन, VBT। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, धातु आयन में सभी 5 डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं और इन्हें डी जनरेट कक्षक कहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों को ये जो डी जनरेट नाम का जो शब्द है वो बहुत नया लग रहा होगा, लेकिन ये नया नहीं है। आप लोग को 11th में जो परमाणु संरचना है वहाँ पे आप लोग पढ़ के आ चुके हो। बस ये है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान कम देते हो इसलिए याद नहीं रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको फिर से देखते हैं क्या लिखा है। ये जो सेकंड पॉइंट, धातु आयन में सभी 5 डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो डी कक्षक है उसमें 5 कक्षक होते हैं, ये दिख रहे हैं, dx² - y², dz², dxy, dyz और dzx। तो टोटल हमारे पास 5 कक्षक होते हैं। इन्हीं 5 कक्षकों की ये बात कर रहे हैं कि धातु आयन के जो 5 डी कक्षक हैं, ये जो डी कक्षक होते हैं जब इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, एक ही तल पर होते हैं पाँचों के पाँचों कक्षक, तो इन कक्षकों को क्या कहा जाता है, डी जनरेट कक्षक कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, धातु आयन के डी कक्षकों का लिगेंड के कारण विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटन होता है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि बीच में हमारा धातु आयन है और उसके चारों ओर क्या है, लिगेंड होते हैं, है ना। तो इन्हीं लिगेंड के कारण जो डी कक्षक है, डी में हमारे पास कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो इन 5 कक्षकों का 2 भागों में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। विपाटन मतलब जैसे ये एक है, एक लेवल, अब इसका 2 भागों में टूट जाना, है ना। जैसे 5 कक्षक है, 5 जो है वो 2 भागों में टूट जाएगा, एक 3 भाग है यहाँ पर और एक भाग जो है वो 2 भाग होगा। तो विपाटन मतलब होता है टूटना और उसी को कहते हैं स्प्लिटिंग कहते हैं, है ना। तो जो डी कक्षक है वो उसका विपाटन हो जाएगा। अब ये जो विपाटन है वो 2 सेट में होगा, है ना। एक सेट में क्या होंगे, 2 डी कक्षक होंगे, उन डी कक्षकों का नाम क्या है, dx² - y² और dz²। और एक जो सेट है वो 3 डी कक्षकों में होगा, है ना। अरे जो 5 कक्षक है वो कितने भाग में टूट रहे हैं, 2 भाग में। तो हम उसको जब बराबर बांटेंगे तो एक 2 होगा और एक 3 होगा।
तो जो 3 डी कक्षक है उनका नाम हुआ dx² - y² और dz², और जो 3 कक्षक है उनका नाम क्या हुआ x y y z और zx। ये भी आप लोग 11th में पढ़ चुके हो परमाणु संरचना में, ठीक है। अब बस इसका नाम आपको नया लगेगा, ठीक। देखो इसका जो 2 डी कक्षक है उनका नाम क्या होता है Eg कक्षक, है ना। और ये जो लिखा हुआ है 3 सेट जो है इनका नाम क्या होता है T2G कक्षक, ठीक है। अब इसका नाम Eg और T2G किस खुशी में, है ना। तो Eg का मतलब होता है कि वो डी जनरेट को बता रहा है, G से वो डी जनरेट को बता रहा है, और E मतलब वहाँ पर 2 कक्षक होते हैं, है ना। और T2G मतलब टी का मतलब होता है ट्रिपल। ट्रिपल मतलब जैसे कि हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर 2 भाग में टूट रहा है और यहाँ 3 भाग में, तो ये Eg मतलब दो कक्षक, और T2G मतलब ट्रिपल 3 कक्षक, है ना। और G जो है वो डी जनरेट को बता रहा है। डी जनरेट मतलब जहाँ पर ऊर्जा क्या होती है, समान होती, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है CFT में 2 डी जनरेट कक्षकों के सेटों के बीच ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे, हमको तो समझ आ गया 5 कक्षक है और 5 कक्षक 2 भागों में टूट गया, एक T2G में टूटा और एक Eg में टूटा, है ना। तो जो Eg कक्षक होते हैं, ये दोनों चीज़ को समझना, Eg कक्षक में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, उच्च ऊर्जा होती है, और T2G में क्या होती है, जो ऊर्जा है वो निम्न ऊर्जा होती है ना। तो उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा क्या है उसको हम लोग अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे। वैसे थोड़ा सा समझ लो, उच्च ऊर्जा मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो लिगेंड है ना, ये दिख रहा होगा, ये जो लिगेंड है यहाँ पर क्या होता है, प्रतिकर्षण, है ना। देखो रसायन में 2 चीज़ है, एक होता है आकर्षण और एक होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण कब होता है, जब 2 विपरीत आवेश वाले अणु पास पास आते हैं तो उनमें होता है आकर्षण, और जब 2 समान अणु पास पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण, है ना। जैसे माइनस और माइनस दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। जैसे लिगेंड और लिगेंड दोनों समान है तो दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण। ये दोनों है, ये लिगेंड है, ये इस तरीके से है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो जब दोनों पास पास आते हैं तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और आपस में टकरा करके क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को करंट लगता है तो करंट लगने के बाद वो क्या होता है, बहुत दूर चला जाता है, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं जाता पर बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। तो वैसे ही समझते हैं कि जब लिगेंड और लिगेंड के बीच, ये ऐसा रखा हुआ है लिगेंड, इनके जब ये पास आते हैं तो इनमें क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए Eg कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, बहुत अधिक होती है, और जो T2G कक्षक है उनकी ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है, ठीक है। अब देखें हम लोग कि यहाँ पर उच्च ऊर्जा और यहाँ पर निम्न ऊर्जा है, तो इन्हीं 2 ऊर्जा के अंतर को, है ना, उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा के अंतर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा, और इसी को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। शॉर्ट में इसको कहते हैं CFSE कहा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों की जो ऊर्जा है उसको डेल्टा O से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको शून्य मत समझना, ये डेल्टा O है, और डेल्टा O मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, है ना। और डेल्टा जो है वो 2 चीज़ों के डिफरेंस को बताता है ना, जैसे एक है ज़्यादा एक है कम, तो दोनों के डिफरेंस को बताता है, तो इसको हमने डेल्टा O से दर्शाया। इसका सूत्र होता है CFSE बराबर -0.4x + 0.6y और डेल्टा O। तो ये जो 0.4 और 0.6 जो है वो इनके मान होते हैं, है ना। 0.6 किसका मान है, Eg का, क्योंकि ये ज़्यादा है, इसमें उच्च ऊर्जा है, और जो 0.4 है वो किसका मान है, T2G का, क्योंकि ये निम्न ऊर्जा है। x और y क्या दर्शा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको x से दर्शाएंगे, और Eg में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको y की जगह में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला बस लिखना है ना। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हुए। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू हम लोग को बनाना है, ठीक है। चलो तो हम लोग इसमें संरचना के ज़रिए देखते हैं कि कैसे इसका विपाटन होगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये M मेटल है, मेटल धातु के साथ जुड़ता है तो ये अष्टफलकी कॉम्प्लेक्स का या संकुल का निर्माण करता है, ठीक है। अब इन्हीं अष्टफलकी संकुलों की संरचना हम लोग बना करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास 5 डी कक्षक होते हैं, है ना। ये हो गया हमारे पास 5 डी कक्षक, 1 2 3 4 और ये 5 डी कक्षक हैं। अब ये जो 5 डी कक्षक है वो किसके होते हैं, नाम लिख देते हैं हम लोग, dx² - y² dz², dxy, है ना, dyz और dzx। तो ये हमारे 5 क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे,
मुक्त धातु आयन, है ना। तो ये हो गया हमारे मुक्त धातु आयन, ये जो धातु है उसकी बात हो रही है, तो ये मुक्त धातु आयन हुए, ठीक है। अब ये जो डी कक्षक है इनका क्या है, समान ऊर्जा देना है हमको, तो इनको हम लोग कहाँ से ब्रेक करेंगे, ये जो कक्षक है पहले तो हम इसकी एक इनको समान ऊर्जा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 और 5 कक्षक। तो जब इनकी ऊर्जा समान है, यहाँ पर इनकी एनर्जी क्या होगी, समान होगी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजनरेट कक्षक। यहाँ पर हम लोग इसकी ऊर्जा को दर्शाएंगे कि ऊर्जा जो है वो क्या हो रही है, कम थी, पहले निम्न ऊर्जा थी, उसके बाद कहाँ पर जा रहा है, ये उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो डी कक्षकों की जो ऊर्जा है ये औसत ऊर्जा है, मतलब यहाँ पर बराबर होगी। तो ये है डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, ठीक है। अब यहीं से हम लोग देखते हैं कि ये जो डी कक्षक है ना, ये जो 5 कक्षक होता है वो 2 अलग अलग भागों में टूटता है, एक 3 भाग में और एक 2 भाग में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो डी कक्षक है तो इसकी जो ऊर्जा है ये 1 हुई, है ना, लाइन जो है वो टेढ़ी चली गई, ये 1 है और ये 2 हुआ। अब वैसे ही हम लोग देखते हैं, दोनों में डिफरेंस देखना कि एक में जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा दिखेगा, है ना, और एक में क्या दिखेगा, कम दिखेगा, ठीक है। तो देखो एक की एनर्जी लेवल क्या है, ज़्यादा है, ठीक, ये है, ये 2 भाग में टूटा और एक टूटा 3 भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो है इसको देखो, ये दिख रहा होगा, ये हमारा 1 हुआ उच्च ऊर्जा जो हमने पढ़ा था, और ये क्या हो गया, निम्न ऊर्जा। तो जहाँ से हमारा जो एनर्जी 2 भागों में टूट रहा है उसको हम लोग कहते हैं बेरी सेंटर, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, बेरी सेंटर कहलाता है, ठीक। अब ये जो बेरी सेंटर है यहीं से जो ऊर्जा का विपाटन 2 भागों में हो रहा है, ठीक। अब हम लोग नाम देखते हैं कि हमारे पास 5 डी कक्षक थे, x² y² और dz²। तो वो कक्षक कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, dx² माइनस y² और dz², ठीक है। अब यही जो कक्षक हैं इनको हमने क्या नाम दिया था, याद करो, हम इसको क्या कहते हैं, ईजी कक्षक कहते हैं। तो ये जो कक्षक है वो हमारे क्या कहलाए, ईजी कक्षक। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इनका नाम क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं dxy dyz और dzx, है ना। और ये जो कक्षक थे इनको हमने क्या कहा, T2G, है ना, क्योंकि यहाँ पर कितने कक्षक है, ट्रिपल डी जनरेट, 3 कक्षक हुए, तो ये क्या कहला हमारे ट्रिपल डी जनरेट, ठीक है। तो बस इतना सही है। और यहाँ पर देखना हम लोग एक्सिस को दर्शाते हैं कि ये z एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा होगा, ये जो है हमारा एक एक्सिस होगा, और ऐसे ही हम लोग नीचे में एक एक्सिस लेते हैं, ठीक है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक। तो यहाँ पर बस एक चीज़ को क्लियर करते हैं हम लोग कि हमने देखा था कि इनकी जो ऊर्जा है ये कितनी होती है, 3/5 डेल्टा O, ठीक। और एक जो ऊर्जा होती है वो होता है 2/5 डेल्टा O, ठीक है। तो जिसको हमने लिखा था ना 0.4 और एक में ऊर्जा कितनी थी 0.6, तो ये जो 0.6 थी वो किसके लिए ऊर्जा थी, ईजी के लिए, है ना, और ये वाला किसके लिए था, T2G के लिए। तो इसमें कुछ नहीं है, जब हम 3/5 3/5 करेंगे तो वहाँ पर क्या आता है 0.6, और 2/5 करेंगे तो आता है 0.4। तो दोनों को दोनों तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा था हमारा क्या है CFT का सिद्धांत कि हमारे पास 5 डी कक्षक होते हैं मुक्त धातु आयन। जब इनकी ऊर्जा समान होती तो उनको डीजनरेट कहते हैं। और यहाँ से ये जो ऊर्जा 2 भागों में बट रही है, जब ऊर्जा बट रही है वो जो जगह है उसको बोलते हैं बेरी सेंटर। 2 भागों में बटी, एक होता है 3, एक होता है 2, 3 वाले को कहते हैं T2G और 2 वाले को क्या कहा जाता है, EG, है ना। इनकी ऊर्जा 3/5 है और वो ज़्यादा है उच्च ऊर्जा, इनकी ऊर्जा कम है, इसको कहते हैं निम्न ऊर्जा, है ना। मैंने बताया था क्यों होता है यहाँ पर उच्च ऊर्जा, क्योंकि ये देख रहे हो Z और Y एक्सिस, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। मतलब अगर 2 लिगेंड है ना, तो 2 लिगेंड, एक ऐसा रखा हुआ है एक ऐसा रखा हुआ है, तो जब ये पास पास आएंगे लिगेंड और लिगेंड, तो इनमें क्या होता है प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आकर्षण होगा तो वो पास आएंगे, और प्रतिकर्षण होता है तो टकरा करके वो आपस में दूर चले जाते हैं। तो जैसे ये दोनों टकराते हैं, इनकी जो ऊर्जा निम्न थी वो उच्च ऊर्जा में बदल जाती है। तो जब भी डायग्राम बनाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर ऊर्जा उच्च होती है और यहाँ पर ऊर्जा जो है वो निम्न होती है, और इनकी एनर्जी 3/5
डेल्टा ओ और ये होती है 2/5 डेल्टा ओ। चलो अब हम लोग कक्षकों के बारे में देख लिए हमने कि T2G कक्षक होता है और EG कक्षक। अब इन कक्षकों में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भर करके देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो जब भी कक्षक हमारे पास क्या होगा, D1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, है ना। और जब हमारे पास क्या होगा, D2 होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, जब हमारे पास D3 होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन D4 होगा तो ये चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ पर जाएगा या ये चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयरिंग करेगा, है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज़ आई और उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के आधार पर कुछ कॉन्क्लूजन निकला। तो उसके लिए दो कंडीशंस है, तो इसको ध्यान से देखना कि क्या कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें D4 के लिए हमको इलेक्ट्रॉन फील करना है ना। D4 के लिए इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि कहाँ पर हम इस D4 के इलेक्ट्रॉन्स को डालें। तो उसके लिए दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन है जब डेल्टा ओ हम लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल, है ना, और इसके साथ में P है, ठीक है। देखो P को ध्यान से समझना, P का मतलब होता है पेयर करना, पेयरिंग, है ना। सब लोग सुने होंगे, छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी, ठीक है। तो हम लोग संयोजकता बंध सिद्धांत में देख रहे थे कि जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जोड़ी बना देते हैं, और जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, P मतलब होता है हमारा पेयरिंग एनर्जी, है ना, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। या इसको क्या कहा जाता है, जब जोड़ी बनाने के लिए हमको क्या लगती है, ऊर्जा लगती है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इसी से समझना कि जो डेल्टा ओ है और P है, तो पहला कंडीशन क्या है हमारा, पेयरिंग एनर्जी जो है वो क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। अब दूसरा कंडीशन जो है, इसको यहाँ पर डेल्टा ओ और इसमें P, इसका मान ज़्यादा हुआ, मतलब एक में ये जो युग्मन है उसके लिए हमको ऊर्जा ज़्यादा लगेगी और एक में जो युग्मन है उसके लिए कम ऊर्जा लगेगी, ठीक है। तो ध्यान दो, हमको जिस काम के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगती है, क्या हम लोग उस काम को करते हैं, क्या नहीं करते। तो हमने यहाँ पर देखा कि P का मान ज़्यादा है, मतलब पेयरिंग एनर्जी का जो मान है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो कक्षक है वो पेयर्ड नहीं होता, मतलब ये जोड़ी नहीं बनाता। और जब ये जोड़ी नहीं बनाया, मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन है और चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो कक्षक जोड़ी नहीं बनाते उनको हम लोग क्या कहते हैं, उन लिगेंड को क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट को ध्यान से सुनना। ये जो लिगेंड होगा वो हमारा कैसा लिगेंड होगा, दुर्बल लिगेंड होता है, ठीक है। जो जोड़ी नहीं बना पाता वो लिगेंड कैसा लिगेंड हुआ, दुर्बल लिगेंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जब भी ये जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स है इसने जोड़ी नहीं बनाया, मतलब इसमें बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और हमने पढ़ा है कि जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, उच्च चक्रण होता है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जब भी बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहा जाता है, अणुचुंबकी कहा जाता है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन मतलब अणुचुंबकी हुआ, ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन था, डेल्टा ओ जो है वो छोटा है किससे, P से, मतलब हमारी जो युग्मन की ऊर्जा है वो ज़्यादा है। तो युग्मन की ऊर्जा है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास इतनी ऊर्जा नहीं है और हम लोग जोड़ी नहीं बना सकते। तो हमको पता है जो जोड़ी नहीं बनाता वो कैसे लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड। और जब दुर्बल लिगेंड जोड़ी नहीं बनाएगा तो बहुत सारे अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है वो क्या होता है, उच्च चक्रण। हम लोग जानते हैं जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ही उच्च चक्रण, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, अणुचुंबकी कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखो, पेयरिंग एनर्जी, मतलब हमको जोड़ी बनाने के लिए यहाँ पर कम ऊर्जा लग रही है। तो ऑफकोर्स जब हमको जो काम करने के लिए कम ऊर्जा लगती तो वो काम हम लोग क्या करते हैं उसको। तो यहाँ पर जो भी लिगेंड होंगे, जैसे ये हो गया 1 2 3, तो यहाँ जो भी लिगेंड होंगे वो क्या कर लेंगे, जोड़ी बनाएंगे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और जो भी जोड़ी बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रबल लिगेंड, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो चक्रण जो संख्या है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, निम्न चक्रण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इनका जो व्यवहार है इसके कंपैरिजन में क्या कहलाएगा, ये अणुचुंबकी होते हैं,
हालांकि यहाँ पर भी ये क्या है, प्रतिचुंबकी है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम दोनों का कंपेयर करेंगे तो इसमें अनुचुंबकी ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। तो अधिकतर चांस है कि इसमें जो व्यवहार होगा इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, वो प्रतिचुंबकी, मतलब इसमें जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाएंगे। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या हो जाएगा, T2G3 Eg1, और जब हम इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, T2G4 और Eg0, कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये किसका हुआ, D4 का हुआ। ऐसे ही हम लोग किसका लिख सकते हैं, D5 का। तो जब इसकी बात आएगी है ना, तो D5 का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, यहाँ पर। अब जब इसकी बात आएगी D5 की, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये 4 यहाँ है, 5वां इससे जोड़ी बना लेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डालते जा रहे हैं तो वो क्या होते जा रहे हैं, प्रतिचुंबकी। तो यहाँ पर T2G3 Eg कितना हो गया, 2। यहाँ क्या हुआ, T2G5 हुआ और Eg0 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अष्टफलकी संकुलों की व्याख्या। ऐसे ही चतुष्फलकी है जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो चतुष्फलकी होता है इसमें T2G ऊपर जाता है और Eg जो है वो नीचे आता है। तो छोटा सा डिफरेंस है बस, उसके अलावा सब चीज़ सेम है। तो उसको आप लोग खुद से करिएगा, है ना। Eg नीचे आएगा और T2G जो है वो ऊपर आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।